कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो ना फिर स्टार्ट करते हैं ना हम लोग। क्या बात है करना था? HTML पढ़ना था नहीं? तो HTML का HTML बेसिकली हम लिखते क्यों, ये सब तो हम लोगों ने देख ही लिया है, समझ ही लिया है। तो अब एग्जैक्टली लिखना क्या है, और कुछ एसईओ आप लोगों ने सुन रखा है ना आप सब? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सुना है, इसमें ज्यादा पढ़ा नहीं है। क्यों? आप बताओ ललिता जी, नेहा जी, आ, यस। सुन रखा है? यस सर। क्या होता है, कुछ बताएंगे आप लोग? सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि हमारी जो वेबसाइट में अगर हम सेमेंटिक टैग ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी वेबसाइट तो सर्च इंजन में सबसे ऊपर आएगी। यही होता सर्च सर्च इंजन में, सर्च इंजन क्या होता है? है सर, जो कि हमारे कोड को रीड करता है। हमारे कोड को क्या करता है, रीड करता है? यस सर। एग्जाम्पल दीजिए कोई सर्च इंजन का। क्या है पेन में? तब कोई नाम। एग्जांपल तो दीजिए। हाँ हाँ। सर्च नाम। इंजन, सर्च इंजन क्या है बताओ तो सही। ये सर्च इंजन का नाम बताऊं? हाँ, किसी भी सर्च इंजन का नाम बताओ। सर्च इंजन का नाम, एक मिनट। बताओ ललिता जी, आप बताओ। सर सर्च इंजन बेसिकली जो अपनी जो वेबसाइट है उसकी डिजाइन को इम्प्रूव करता है पहले तो। सर्च इंजन किसे कहते हैं, कौन सा है? जैसे एग्जांपल, आप सर्च इंजन, आज बहुत सारे सर्च इंजन तो यूज ही कर रहे हैं ना। सर जैसे कि गूगल का सर्च इंजन हो गया। गूगल ही सर्च इंजन ही है। गूगल का सर्च इंजन क्या, गूगल भी तो एक सर्च इंजन ही है, जहाँ पे हम जाके सर्च करते हैं कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन। नहीं? हाँ सही है। तो तो आप सोचो, आप लोग सर्च इंजन ही नहीं जानते हो, और वो एक वेबसाइट हम। होता है ना सर, योहो नाम का है वही, हाँ मैंने यो सुना हाँ। था। हाँ सिंपल, वो भी सर्च इंजन है। अरे आप हम्म। सर्च इंजन, जस्ट लाइक आप गूगल हमारे लिए, जैसे आप मान लो मैकबुक चला रहे थे, यहाँ पे सफारी है। ठीक है, मैकबुक का अपना ब्राउजर है, ब्राउजर मतलब मैकबुक का माइक्रोसॉफ्ट एज, आप सुन रखे हैं आप लोगों ने? हम्म। पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट आप लोग यूज करते होंगे थोड़ा बहुत, अगर आप चाहो तो, वो भी एक सर्च इंजन ही है। तो बेसिकली क्या होता है हम्म। ना, कि जैसे कि हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है? तो वेबसाइट जैसे अभी हम लोग गूगल पे जाके कोई भी सर्च करते हैं, अमेजन सर्च करते हैं, वहां पे गूगल का सर्च इंजन क्या करता है, अमेजन की वेबसाइट को लेके आता है। क्लियर? हम्म। तो ऑलरेडी मतलब वो वेबसाइट क्या है, उसके सर्च इंजन में पहले से है, पड़ी हुई है, तब वो आ रहा है। नहीं? नहीं हम्म। समझे आप? कि सर्च इंजन बेसिकली वो चीज होती है जहाँ पे ना ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है, और हमें उस इंफॉर्मेशन को चाहिए, मतलब लेना है, हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो हम इस सर्च इंजन जैसे लाइक कि गूगल पे हम जाते हैं, सर्च करते हैं, और हमें वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। पहले दिन आपको मैंने समझाया था कि क्रोम ब्राउजर और गूगल में अंतर क्या है। याद आ रही है कुछ बातें? क्यों हम्म। नहीं भूल जा रहे हो? क्रोम मैंने ब्राउज गूगल वो होता है, जैसे कि गूगल पे अपने अमेजोन की वेबसाइट सर्च करी तो वो पहले वो एपीआई बताएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो अपन क्रोम पे जाएंगे। सिंपल कि देखिए, क्रोम क्या है ना, जो कि गूगल ने बनाया है, जो कि गूगल हम्म। की सर्च इंजन जैसे काम करती है, उसमें हमें कोई ना कोई एल्गोरिथम तो बना यूज करना ही पड़ता है ना। तो जो सर्च इंजन है, क्रोम क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है? जो कि गूगल हम्म। जो वेबसाइट है बेसिकली ब्राउजर, उस ब्राउजर का यूज करता है, ठीक है, क्रोम का। तो ब्राउजर हमें वेबसाइट से कनेक्ट होने का इंटरफेस देता है। क्लियर? बट सर्च इंजन क्या होती है, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट इंडेक्स करना होता है। जैसे कि आप भी वेबसाइट बनाएंगे, तो आपकी वेबसाइट हम दो तरीके से, अगर मुझे आपकी वेबसाइट तक पहुंचना है, ठीक है, अगर मुझे आपकी वेबसाइट के कंटेंट को रीड करना है या फिर यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? आप ये हमारे पास क्या ऑप्शन है आपकी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए, बताओ? या तो हम गूगल। ओ। गूगल पे जाएंगे, गूगल क्रोम पे, सॉरी, रिक्वेस्ट एक करेंगे। मिनट, शेयर कर ले रहे हैं।
या तो हम गूगल का ब्राउजर यूज कर लेंगे, क्रोम यूज कर ये लेंगे। क्लियर? या तो गूगल का जो हमारा सर्च इंजन है, जैसे एग्जांपल हम गूगल पे अभी मैं मुझे आपकी वेबसाइट के बारे में नहीं पता है, जैसे अगर आपका नाम मुझे पता होगा, आपकी वेबसाइट जैसे मुझे अमेजन के बारे में पता है, अमेजन की वेबसाइट का नाम क्या है, अमेजन, ठीक है। तब तो मैं नाम से सर्च कर लूंगा, तो डायरेक्टली हम उसके नाम पे जा सकते हैं, हमें वही रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? अगर हम अमेजन सर्च करते हैं तो हमें गूगल का सर्च इंजन क्या दिखा रहा है, अमेजन की वेबसाइट दिखा दे रहा है। क्लियर? बट अगर मान लो मुझे सिर्फ ना ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, जैसे एग्जांपल मुझे सिर्फ मोबाइल चाहिए, ठीक है। अब मोबाइल ये जो है ना, ये एक इंफॉर्मेशन है मोबाइल के बारे में। अब ये इंफॉर्मेशन कई सारे वेबसाइट पे पड़ी होगी, नहीं पड़ी हम्म। होगी? मोबाइल के बारे में तो कई सारी वेबसाइट होंगी जो उसके बारे में बताई होगी। नहीं, जैसे कि मोबाइल मान लो स्पेसिफिक मोबाइल की बात करें तो सैमसंग की मोबाइल की वेबसाइट, सैमसंग की वेबसाइट होगी एक, जहाँ पर सैमसंग की मोबाइल के बारे में बताया गया होगा। नहीं, वैसे एप्पल की भी वेबसाइट है जहाँ एप्पल की वेबसाइट मोबाइल के बारे में बताया गया होगा। बट हम सिर्फ क्या सर्च कर रहे हैं, इन जनरल मो- मोबाइल। अगर हम मोबाइल सर्च करते हैं, हमारे सामने देखो क्या है, सारी वेबसाइट आ गई, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट तो आ नहीं रही है। फ्लिपकार्ट आ रहा है, अमेजन आ रहा है, नहीं, ये 91 मोबाइल्स आ रहा है, बाकी ये वन प्लस, सारी हमें वेबसाइट आ रही है जहाँ पे मोबाइल नाम की इंफॉर्मेशन पड़ी है, मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन पड़ी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन दिखा रहा है, गूगल सर्च इंजन दिखा है, क्योंकि ऑलरेडी गूगल के सर्च इंजन में ये सारी वेबसाइट क्या है, इंडेक्स की हुई है, ताकि गूगल को पता है कि मोबाइल के बारे में इस वेबसाइट पे बताया गया है, जो कंटेंट है मोबाइल के बारे में है। तो गूगल को पता है, तो गूगल सिर्फ यही वेबसाइट क्यों दिखा रहा है, मैंने बताया था आपको कि ऑलमोस्ट गूगल में इस समय अगर देखा जाए जो डेटा है, गूगल के सर्च इंजन में 200 करोड़ वेबसाइट अवेलेबल है। कितने हैं? 200 करोड़। बट हमने मोबाइल सर्च किया तो हमें सिर्फ क्या है, कुछ वेबसाइट का नाम दिख रहा है जहाँ पे मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन पता है। सारी वेबसाइट ऐसा था नहीं सिर्फ इन्हीं 10-12 वेबसाइट पे मोबाइल के बारे में बताया गया होगा। हम्म तो ऐसा तो नहीं होगा ना, कई सारी हम्म वेबसाइट होंगी। अब जहाँ पे 200 करोड़ वेबसाइट है, ये हमने यहाँ पे हमें 10 नाम दिख रहे हैं, 10-12 नाम दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अब देखो गूगल के नीचे हम जा रहे हैं, देखो कितने सारे पेजेस बने हुए हैं। इस पे जाएंगे तो 10 और नई वेबसाइट का नाम आ जाएगा जहाँ पे मोबाइल के बारे में बताएगा। ऐसे करके सोचो, 10 आपको दिख रहा है, नहीं, बट कितनी सारे पेजेस बने जहाँ पे सिर्फ मोबाइल के बारे में बताया गया है। नहीं, इतनी सारी वेबसाइट है जो कि मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, जो कि गूगल को पता है। तो आप देखो मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना इसी का सारा खेल, आप वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। वेबसाइट को हम कुछ ऐसे हमें बनाना है, इतना ऑप्टिमाइज करना है कि हमारी वेबसाइट पे अगर हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जस्ट एग्जांपल, कि आप वेबसाइट बना रहे हो कोई भी एक फील्ड के लिए बताओ, जस्ट एक आप कीवर्ड होते हैं, जैसे हम किसी पार्टिकुलर फील्ड की वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पे या तो हम सर्विस अपना वेबसाइट क्यों बनाते हैं लोग, बिजनेस करने के लिए, या तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वेबसाइट बनाते हैं, या तो बिजनेस करने के लिए बनाते हैं, इसलिए तो वेबसाइट बनाई जाती है। हम्म जैसे एग्जांपल कि चलो ठीक है, आप अपने नाम की वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे आप ना किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में जानकारी दे रहे हो, जस्ट लाइक आप कोडिंग पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या चाहती हो कि लोग ना हमारे ललिता.com को तो कोई जान रहा है कि ललिता जी की कोई वेबसाइट भी है, नहीं, नेहा जी की कोई वेबसाइट, बट कोई ना अगर मान लो कोडिंग डालता है, कोई कोडिंग तो जानो, कोडिंग तो एक जनरल टर्म है ना। तो अगर मान लो मुझे कोडिंग सीखना है और हम मैं यहाँ पे आके बस कोडिंग डाला, ठीक है। अब कोडिंग में डाला, कोडिंग क्या है, कीवर्ड। अभी आपको ना कुछ वर्ड में पहले से देखो, अब ये समझना बहुत, कीवर्ड क्या होते हैं आप समझो। अब तो अगर हम सर्च इंजन समझ जाएंगे तो हमें कीवर्ड समझ में आ जाएगा। तो हमने सिर्फ क्या डाला, कोडिंग। बट अब कोडिंग डालने के बाद गूगल हमें क्या दिखा रहा है कि हब स्पॉट करके एक वेबसाइट है कोई, जहाँ पे कोडिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। वैसे क्या है, ये वेबसाइट है computerscience.org, कोडिंग निंजा देखो आ गया इसका। ये भी एक वेबसाइट है जो कि कोडिंग पढ़ाती है, कोडिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, तो उसका भी नाम दे दिया इसने, नहीं गूगल ने। वैसे W3 स्कूल, जस्ट लाइक आप अगर कोडिंग सीख ही रहे हो तो आप पढ़ने जाते ही होंगे इस पर,
W3 स्कूल जो वेबसाइट है वहां पे जाके हम पढ़ते हैं, यस सर। उसका भी नाम दे दिया उसने। अब ऐसे करके देखो कितने विकिपीडिया पे भी कोडिंग के बारे में बताया गया, कोड एकेडमी करके कोई है, 30 डे कोडिंग, ये सारी वेबसाइट है जहाँ पे कोडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। बट इतना ही नहीं है, अब नीचे मैंने क्या बोला, ये सारे पेजेस बने हैं। अब इस नंबर पे जाएंगे तो यहाँ भी बहुत सारी वेबसाइट देखेंगे, 10वें नंबर पेज पे। अब यहाँ पे देखो दूसरी वेबसाइट दिखा रही नहीं, ये सारी वेबसाइट का नाम दिखा रहा, naukri.com, वहां पे भी कोडिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप कभी भी सोच के देखो, आप कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, आप नीचे जाके ऐसे पेज बदल बदल के कभी जाते हो वहां तक? नहीं। आप क्या करते हो, आप कुछ भी सर्च किया कोडिंग, और पहले ही पेज पे जो आई वेबसाइट, पहला पेज क्या था, कोडिंग, जैसे हमने गूगल में सर्च किया जो भी वेबसाइट आई, इसी में से हम चार पांच जो ऊपर के नाम आते हैं किसी पे क्लिक करके हम अपनी इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं। कभी हम नीचे आके ऐसे पेज बदल बदल के देखें हम, चलो यार पहले पेज पे नहीं, दूसरे पेज पे जो वेबसाइट आ रही है ना, उस वेबसाइट पे क्लिक करके पढ़ते हैं। ऐसा कभी करते हो? रेयर करो। जब जानकारी, पहले तो जानकारी ही नहीं थी लोगों को, इतना नीचे तक स्क्रॉल ही नहीं करते हैं। क्लियर? जैसे कि मैं ही आपको हम्म। अभी बताया तो पहली बार शायद आप सुन रहे हो कि अच्छा इस नीचे जाकर हम पेज बदल के स्क्रॉल करके वेबसाइट नहीं। तो अब क्या होता है कि मान लो अब मैं कोडिंग के बारे में अपनी वेबसाइट बनाया, ठीक, अब अगर कोई कोडिंग सर्च करा तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हमारी वेबसाइट ना का नाम ना इस पहले पेज पे, फर्स्ट में आना चाहिए। ठीक है। और क्योंकि जो हम्म। डेटा है अवेलेबल आज के समय में, तो गूगल क्या बोलता है कि जो वेबसाइट पहले पेज पे आती है ना, तो 100 लोग अगर कोई चीज सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड डाले, जैसे कोडिंग हो गया, ऐसे कुछ भी डालो, आप एचटीएमएल डालो, वो भी एक कीवर्ड हो गया, तो अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो 100 में से ना 90+ लोग ना पहले ही पेज पे जो वेबसाइट आती है उस पर क्लिक करके अपना इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं। ठीक है, कोई भी नीचे आके नहीं पेज बदल के दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे जाके सिर्फ दो चार पांच लोग ही होते हैं कि पेज 2 पे जाते हैं, उनको पहले पेज पे रेलिवेंट डेटा नहीं मिला, नहीं तो दूसरे पेज पे जाकर दूसरी वेबसाइट देख चेक कर। बट और इसमें भी पहले पेज पे हमने देखा कि 10-12 वेबसाइट है, और गूगल क्या बोलता है 80% लोग टॉप 3 या टॉप 5 में जो वेबसाइट आ रही है, पहले नंबर पे जैसे यहाँ पे हब स्पॉट है, दूसरे नंबर पे कंप्यूटर साइंस, तीसरे नंबर पे कोडिंग निंजा, चौथे पे W3 स्कूल, और पांचवें पे कौन सा आ गया ये, code.org। इसी पांच में से ना एक वेबसाइट पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन लेके चले जाते। तो एज ए वेब डेवलपर, अगर आप वेब डेवलपर बन रहे हैं, अगर आपको सोचो अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, तो आपका अल्टीमेट क्या है, क्योंकि हमें हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने चाहिए, लोग आने चाहिए। अब आने का दो ही तरीका है, या तो हमारे नाम से वो सर्च कर लें गूगल में, तब तो डायरेक्टली आ जाएंगे, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं इस पेज की। क्लियर? अगर हमारा नाम वो जानते हैं तो। बट क्या होता है, तो हम बहुत, अब इतना तो है नहीं कि हम सबको जा जाके बताएंगे कि आज ललिता नाम की ना हमारी वेबसाइट है, उसको जाकर सर्च करो, ललिता.com लिखो, नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट बनाए, हम लिखें, कंटेंट लिखें, बट हम जिस कंटेंट के बारे में लिख रहे हैं, अगर उस कंटेंट के बारे में अगर कोई जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो गूगल पे आके सर्च करेगा ही करेगा। कोडिंग, जिसमें मान लो मैं कोडिंग की वेबसाइट बना दिया, वहां पे कोर्स भी डाल दिया, बट अगर हम उस वेबसाइट को इस तरीके से नहीं बनाए, ऑप्टिमाइज नहीं किए हैं, तो कोडिंग सर्च करने पे हमारी वेबसाइट आएगी नहीं। अब जैसे कि मान लो आप, इन्होंने अपनी वेबसाइट को इतना ऑप्टिमाइज किया है कि कोडिंग, हमने सर्च किया, हमने ये नाम तो नहीं सर्च किया ना, कोडिंग निंजा, अगर कोडिंग ninja.com करता ना, सिर्फ यही दिखाता, तब तो वो तो सिंपल दिखेगा हमें, वही नाम ही, क्योंकि हमने नाम ही सर्च कर लिया। बट नाम कितने लोग जानते हैं, शायद आप आज पहले नाम ही नहीं सुने रहे हो, नहीं। तो बट हम्म। हमने कोडिंग, लेकिन कोडिंग नाम हमने सुन रखा, तो हमने कोडिंग डाला, ये नाम आ गया। अब मैं इस पर सर्च करूंगा, अब इनकी वेबसाइट पे मैं पहुंच गया। क्लियर? तो कहीं ना कहीं अब ये जो मुझे ऑब्वियस बात है ना कि अपनी इंफॉर्मेशन को मेरे तक पहुंचा पाएंगे, उनकी वेबसाइट में अगर चला गया तो जो भी चीज ये करवाना चाह रहे हैं, वहां पे अपनी सारे डेटा उन्होंने दे रखा होगा, किसके बारे में उनकी वेबसाइट है, क्या चीजें सेल कर रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं। क्लियर? तो अब अगर ये अपनी वेबसाइट को ऐसे डिजाइन नहीं किए होते, एसईओ फ्रेंडली नहीं बनाए होते, तो कोडिंग नाम डालने पे ना ये होता ही नहीं। तो मैं जो एक यूजर था, मैं इनकी वेबसाइट पे कभी पहुंचता ही नहीं, तो मेरा इंफॉर्मेशन इनके पास कभी जाता ही नहीं, नहीं। क्लियर? तो एज ए वेब डेवलपर हमें क्या करना है, हमें वेबसाइट तो बनानी ही बनानी है, बट वेबसाइट को कुछ ऐसे तरीके से बनाना है कि जो कि
एसईओ फ्रेंडली हो। इसलिए हम बोलते हैं ना कि आपकी वेबसाइट कितनी एसईओ फ्रेंडली हो। एसईओ फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसका फुल फॉर्म होता है एसईओ का। क्लियर? यही होता है एसईओ। अगर मैं बोलूँ तो ये जो एसईओ होता है इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन इंजन। ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। आप सर्च इंजन नाम से समझ में आ रहा है ना कि जो सर्च इंजन है उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज अपने वेबसाइट पे बनाए, ताकि इस सर्च इंजन में ना हमारी वेबसाइट इस पहले पेज पे आए। नहीं, इस पहले पेज पे भी पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे आ जाए। इसके लिए हमें एसईओ सीखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में सर्च इंजन जो गूगल है वो गूगल किस टाइप की वेबसाइट को पहले पेज पे दिखा रहा है, किस टाइप की वेबसाइट को दूसरे पेज पे दिखा रहा है, किस टाइप की वेबसाइट को सबसे लास्ट में। नहीं, पहले जानेंगे तब तो हम उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम्म। हमें ना एसईओ के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो एसईओ फ्रेंडली होना ही चाहिए। ठीक है। तो आज ना हम हम्म। थोड़ा सा उसी के बारे में, अभी समझ में आया आप लोगों को सर्च इंजन कि यस। बेसिकली जैसे हमने वेबसाइट बनाया तो देखो हम काम क्या करेंगे, पहले हम वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है। फिर वेबसाइट को हम क्या करते हैं, हमें ना सर्च इंजन में पहले इसको ना जैसे सर्च इंजन को बताना तो पड़ेगा ना हमें कि यार हमने वेबसाइट बनाई है। गूगल को बताएंगे तब तो गूगल में ऐसा नहीं कि गूगल अपने से ले रहा है आपको। आपको ना पहले गूगल हम्म। में अपनी वेबसाइट को क्या करना होगा, होस्ट। लिंक होस्ट। करना होगा। नहीं, क्या करना होगा, जस्ट एग्जांपल कि हम अपने वेबसाइट पे जो हम करते हैं तो दो तरीका है। अगर हम उसको सर्वर पे होस्ट कर देते हैं ना तो गूगल कुछ हम्म। वेबसाइट को ना ऑटोमेटिकली क्रॉल करके उसको अपने अपने डेटाबेस में ले लेता है। ठीक है। हम्म। समझे आप? जैसे हमने वेबसाइट बनाया उसको हम क्या सर्वर पे होस्ट करेंगे। ये पता है आप लोगों को, वेबसाइट बना के हम कहीं ना कहीं किसी होस्टिंग तो रखते ही रखते हैं। तो गूगल का हम्म। सर्च इंजन कुछ ऐसा है कि जितनी भी वेबसाइट सर्वर पे जाती है ना तो गूगल का ना एक क्राउलर होता है। जस्ट एग्जांपल, क्राउलर होता है। अगर आप थोड़ा सा कर तो गूगल क्या करता है ना, क्राउल करता रहता है। ठीक है। क्राउलर नाम का इसने बोट बना रखा है। तो गूगल क्राउलिंग करता रहता है और जो भी वेबसाइट सर्वर पे जाती है उसको, उसका गूगल का जो क्राउलर है उसको क्राउल करता है। फिर उसको अपनी डेटाबेस में क्या करता है, इंडेक्स कर देता है। इंडेक्स मतलब क्या है, उस वेबसाइट का जो भी डेटा है कि भाई इस वेबसाइट का नाम क्या है, इस वेबसाइट किसके बारे में है, पहले क्राउल करके चेक करेगा फिर उसको अपने डेटाबेस में इंडेक्स कर देगा। ठीक है। इंडेक्सिंग जिसको बोलते हैं कि डेटाबेस में इंडेक्सिंग हो जाएगी इसकी। देन उसके बाद क्या होगा कि फिर गूगल इसी वेबसाइट को जो उसके डेटाबेस में पड़ी है, नहीं, उसी को क्या करता है, ये जो रैंकिंग देता है उसी में से किसी वेबसाइट को, जब भी हम मान लो हमारी वेबसाइट कोडिंग के बारे में है, हमने कोडिंग की वेबसाइट बनाई और उसको अपने सर्वर पे होस्ट कर दिया, तो गूगल का क्राउलर जो है वो क्या करेगा कि कुछ समय का मतलब ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट कि हमने जैसे ही होस्ट किया क्राउलर आया चेक कर लिया, हो सकता है गूगल के क्राउलर को ना आपकी वेबसाइट तक, क्योंकि हर दिन सोचो कितनी वेबसाइट बन रही है, सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि आप ही की वेबसाइट होस्ट हो रही है एक दिन में। नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया 200 करोड़ वेबसाइट है, जो कितनी बन रही होगी तभी तो इतनी वेबसाइट बन गई। तो अब गूगल का हम्म। क्राउलर आपकी वेबसाइट तक कब तक पहुंचेगा, डिफाइंड तो है नहीं। अगर आप अज्यूम कर लीजिए आप पहुंचेगा, हो सकता है 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन के बाद आपकी वेबसाइट ना गूगल का क्राउलर आपकी वेबसाइट तक पहुंच पाए, क्योंकि इतनी वेबसाइट बन रही है। तो हमें क्या करना होता है, हम एसईओ पढ़ते हैं ना तो हम वहां पे ना हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ना कैसे गूगल की क्राउलर तक अपनी वेबसाइट को ना ऑन द स्पॉट जब भी हम पोस्ट करें उसी दिन उसी समय ना उसके क्रॉलर को हम बता पाए कि हमने अपनी वेबसाइट बना दी है, सर्वर पे डाल दिया है, तुम क्राउल करो और फिर उसको अपने गूगल में इंडेक्स कर लो। फिर जब भी कोई भी अगर हमारे वेबसाइट पे जो इस टॉपिक पे हमने वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट उस टॉपिक के बारे में कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट को दिखा सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली गूगल इन 3 स्टेप में काम करता है। पहले गूगल क्या करेगा कि जितनी भी वेबसाइट मतलब जो भी नई वेबसाइट सर्वर पे आती हैं, ठीक है, उसको क्राउल करेगा, चेक करेगा कि इस वेबसाइट किसके बारे में है, इस पे किस टाइप की इंफॉर्मेशन लिखी, तभी तो उसी उसी कैटेगरी में अपने इंडेक्स डेटाबेस में डालेगा ना। जैसे वहां भी तो कैटेगरी टेबल बना रखा होगा ना। जस्ट लाइक मैंने क्या बोला, वेबसाइट अलग अलग कैटेगरी की है, जस्ट लाइक आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो गूगल जब स्क्रॉल करेगा तो उसको पता चल जाएगा आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी की, मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट, तो अपने डेटाबेस में ई कॉमर्स वाले जो उसने बना रखा है डेटा टेबल, ठीक है,
तो उसमें जाके उसकी वेबसाइट का लिस्टिंग करेगा कि अगर कोई ई कॉमर्स की बात करेगा तो हम इस डेटा के टेबल से डेटा निकाल के लेके आएंगे। क्लियर। तो बेसिकली क्या है कि क्राउलिंग जो होती है, जो क्राउलर होता है गूगल के क्राउलर तक, अगर हम अपने सोचेंगे वो अपने से आए, जब मन करे जब क्राउल कर ले तो हम वेबसाइट ना हम होस्ट कर लेंगे, तो भी लोग जब तक हमारा नाम नहीं डालेंगे हमारी वेबसाइट शो ही नहीं हो, नहीं, क्योंकि गूगल में तो पड़ी ही नहीं है, गूगल में नहीं अवेलेबल होगी, सिर्फ बाई हमारे जो डोमेन नेम है। नहीं, डोमेन नेम के बारे में होता है, तो डोमेन नेम वो आपका है, नहीं मतलब वो जब भी वो उस एड्रेस पे कोई गया तो डायरेक्टली आपके एड्रेस पे चला जाएगा। बट अगर मान लो जस्ट एग्जांपल ये समझो कि आप लखनऊ में जस्ट लाइक अगर आप जहाँ जिस सिटी में रह रहे हो, ठीक है, आप वहाँ के आसपास के लोगों को आपके घर का या आपके आपका एड्रेस पता ही नहीं, अगर मैं वहाँ पे जाना चाहूँ, ठीक है, और मुझे आपका एग्जैक्टली एड्रेस नहीं पता है, सिर्फ मुझे आपको मान लो आप काम क्या करते हैं बस इतना पता है, ठीक है, या फिर आपका नाम बस पता है, तो मैं जाके लोगों से पूछूंगा, नहीं जो वहाँ के लोग होंगे और वो लोग जानते ही नहीं आपके एड्रेस, आपको ही नहीं जानते हैं, तो क्या हमें एग्जैक्ट एड्रेस बता पाएंगे? तो वैसे गूगल क्या है, गूगल ना सबका जानकारी रखता है, बट जानकारी रखने के पहले हमें गूगल तो बताना पड़ता है हम भी हैं। जैसे एग्जांपल कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पे मान लो जो गार्ड बैठ रहा है वो सबके बारे में जान रहा है, ठीक है, और आप नए नए शिफ्ट हुए बट वो आपके बारे में जानता ही नहीं, तो कोई गेट पे आके पूछेगा कि यार इस नाम का कोई आदमी रहता है इस सोसाइटी में, तो क्या बोलेगा, मुझे नहीं पता है भैया, नहीं तो बोलेगा ना। नहीं, बात समझ रहे हो आप? आ रही है सर। सेम ये गूगल भी क्या है ना, उस गार्ड की तरह है, तो जितनी भी वेबसाइट ना आज के समय में वेब पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है, पुरानी वेबसाइट है सब गूगल में क्या है इंडेक्स, गूगल उस गार्ड की तरह सबके बारे में जानता है, ठीक है। तो जो जो नई वेबसाइट आ रही है वो उस नए टेनेंट की तरह है कि जिसके बारे में ना उस गार्ड को पता नहीं है, तो या तो आप जाते ही जस्ट लाइक आप जिस सोसाइटी में जाके रूम ले रहे हो वहां पहले दिन जाके गार्ड से मिलो, बोलो भैया मैं आप यहाँ पे रहूंगा, कोई भी अगर मेरा नाम ये है, अगर कोई पूछे बताए पूछे मेरे बारे में, मेरा नाम ले तो आप मेरे एड्रेस पे भेज दीजिएगा, मैं इस फ्लैट में रहूंगा, बता दिए, तब उसको पहले दिन पता हो गया, नहीं उसी समय पता होगा अच्छा इस नए नाम का आदमी आ गया इस सोसाइटी में। बट अगर नहीं बताओगे तो उसको पता चलेगा, लेकिन शायद 10 दिन बाद 15 दिन बाद नाम सुन सुन के पता चले, पता तो चल ही जाएगा, ऐसे बात नहीं कभी पता ही नहीं चलेगा। तो सेम ये गूगल के साथ भी है, नहीं कि आपने वेबसाइट बना दिया तो आप उस सोसाइटी में तो आ गए, वेबसाइट वाले फील्ड वेब पे तो आ गए, बट गूगल जो वहाँ का गार्ड है उस पूरे का कि जो ये चेक करता है कि कौन सी वेबसाइट ऑलरेडी है वेब पे, नहीं उसके पास सब डेटा पड़ा हुआ है, उसमें अपनी वेबसाइट का नाम डालने के लिए उसको बताने के लिए हमें या तो वेट करें कि अपने से वो जान जाए गूगल, या तो हम गूगल में इंडेक्स करवा दे, इसलिए आपने नाम सुन रखा होगा गूगल कंसोल का, ना गूगल एनालिटिक, ये वर्ड आप अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो सुन लेंगे पढ़ लेंगे हम लोग बाद में आगे, बिना उसके गूगल कंसोल को जाने बिना गूगल एनालिटिक को जाने आप वेबसाइट अच्छी बना ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम इवेंट डालते हैं तो जैसे हमें पता तो चले कौन से लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, वो सब गूगल एनालिटिक के थ्रू होता है। तो गूगल सोचो कितना पावरफुल है, कितनी सारी चीजें दे रहा है हमें, नहीं, लेकिन हम सोचो ना हम वेबसाइट पे जंप तो कर गए लेकिन हमें बेसिक ही नहीं पता होगा, हम ना एचटीएमएल अभी लोग ना वो सीधे टैग लिखना शुरू कर देते हैं, एचटीएमएल लिख ही क्यों रहे हैं। अब देखो आप इसी चीज के लिए ना हम एचटीएमएल अब इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में जो कुछ भी कंटेंट लिखे ना वो इसके फ्रेंडली हो, किसके फ्रेंडली हो, सर्च इंजन के फ्रेंडली हो, कि सर्च इंजन ना उस चीज को अच्छा समझे। इसीलिए मैंने उस दिन बोला था, हमने आपको समझाया था, बोला था कि हम भाई बॉडी के अंदर ही क्यों लिखते हैं, नहीं हम तो H1 बाहर भी लिख के हमारा कंटेंट तो आ ही जा रहा था। तो अब समझ में आ रहा है, कुछ लिंक हो रहा है कि बेसिकली क्या होता है ना, जब हम एक फॉर्मेट पहले से डिसाइडेड है, अगर हम उस फॉर्मेट में अगर काम करते हैं तो गूगल उस चीज को ना सिंपल जस्ट लाइक गूगल भी तो एक एल्गोरिथम पे ही बिल्ड किया गया है ना, जैसे मैंने क्या उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है भाई इस टाइप की चीज आ रही है आपके सामने तो उसको किस तरीके से देखना है, नहीं
किस तरीके से समझना है। तो HTML का जब कोड जाता है तो गूगल में इसी तरीके से देखता है। जो उसके हेड सेक्शन में होता है ना, तो वो बेसिकली क्या होता है ना, तो जो बॉडी सेक्शन में हम जो कुछ लिखे होते हैं, जिसके बारे में लिखे होते हैं, उस हेड हेड सेक्शन को पढ़ के जहाँ पे हम देखते हैं हेड सेक्शन में टाइटल लिखते हैं। नहीं, तो गूगल का जो टाइटल हम लिखते हैं ना, वो गूगल की ये जो हमारा टैब दिख रहा है, ये अभी आपको दिख रहा है कोडिंग निंजा ये लिखा हुआ है गूगल सर्च, तो टाइटल हमारा इसी टैब में दिखता है। तो टाइटल हमें कुछ भी नहीं लिख देना है। सोचो टाइटल क्या है, तो गूगल जब बॉडी, क्योंकि हम हेड सेक्शन में लिखते हैं, तो गूगल जब भी उस वेबसाइट के बारे में, तो उस हेड सेक्शन से भी डिसाइड करता है कि यार इसके ना उस टाइटल सेक्शन, टाइटल जो हमने लिखा है, उस टाइटल को ना हमें ऐसे लिखना होता है कि टाइटल पढ़ के गूगल को समझ में आ जाए कि इस पेज पे किस टाइप का कंटेंट लिखा गया है। जो हम बोलते आ रहे थे नहीं, कि हमें ना डिस्क्रिप्टिव नाम लिखना है, डिस्क्रिप्टिव नाम लिखना है, क्यों लिखना है, ऐसे लिखना है, इसलिए लिखना है। अब लोगों को पता ही नहीं होता, उनको लगता है अरे ये तो तरीका ही है ना बस लिखने का। जैसे एग्जाम्पल मान लो हम उस पेज पे HTML के बारे में हमें लिखना, ठीक है, इंफॉर्मेशन देनी है, तो हम हमारा टाइटल क्या होना चाहिए, इन HTML से रिलेटेड होना चाहिए ना। HTML क्या है, कीवर्ड हो गया। कि अगर गूगल को ये समझ में आया कि कोई भी HTML अगर डाल रहा है, हमने टाइटल लिखा है HTML, तो गूगल को समझ में आ जाए कि इस पेज पे ना कि जो चीज भी लिखी जाएगी, जिसके बारे में लिखा गया है पे, जो वो क्या है, HTML के बारे में। इसलिए हम अपने टाइटल में कुछ भी नहीं लिख देंगे, जिससे रिलेटेड हम कंटेंट लिखने वाले हैं बॉडी में, ठीक है। बॉडी में भी हम ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल रहे हैं, जिसको नहीं पता होता है तो वो मान लो वीडियो डाल रहा है, मान जैसे एग्जाम्पल अपना जस्ट लाइक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तो होम सेक्शन में आप कुछ हर तरह का कंटेंट डाल दे रहे हो। नहीं कि आप उसमें कोडिंग के बारे में भी लिख रहे हो, उसी में ब्लॉगिंग भी कर रहे हो, उसी में कुछ फूड के बारे में भी लिख रहे हो, रेसिपी उसके बारे में लिख रहे हो, तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि बताना क्या चाह रहा है, वेबसाइट है किसके बारे में। तो वो जैसे अभी हमने कीवर्ड डाला कोडिंग, तो अगर आपका पेज सिर्फ कोडिंग के बारे में है, तो गूगल जब क्रॉल करेगा ना, उसको पता चल जाए अच्छा इस ये जो पेज है ना, इसमें कोडिंग के बारे में बताएगा। बट चार तरह की इंफॉर्मेशन लिख देंगे उसी पेज पे, तो कंफ्यूज हो जाएगा गूगल। तो थोड़ा लिंक कर रहे हो आप लोग कि SEO का कितना बड़ा रोल है। अगर हम पहले दिन समझ के करेंगे तो क्या लगता है हम गलती ये करेंगे। नहीं। तो अब आपको शायद थोड़ा समझ आ रहा होगा कि जो हम हेड सेक्शन लिखते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारे डेटा के बारे में डेटा होता है, जो कि बेसिकली हम किसके लिए लिखते हैं, गूगल के सर्च इंजन, या फिर जो भी सर्च इंजन, सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है। आप ना जाकर लिस्ट ऑफ सर्च इंजन डालना गूगल पे, आपको दिख जाएगा कितने सर्च इंजन है। बट गूगल बेसिकली फेमस है, मैक्सिमम लोग इसका यूज करते हैं, हम आप भी यूज करते हैं, इसलिए हम बस गूगल के सर्च इंजन जानते हैं। तो हम भी ट्राई क्या करते हैं, हम जो वेबसाइट बनाए वो गूगल, पहली प्रायोरिटी हमारी गूगल होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है हम याहू के लिए भी, सर्च इंजन के लिए वो कंसोल में अपने वेबसाइट को डालेंगे, क्योंकि याहू पे भी कोई सर्च करे ना तो भी हमारी वेबसाइट दिखे। नहीं, पिंटरेस्ट के लिए भी हम करेंगे, बट प्रायोरिटी किसकी होगी, गूगल, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, गूगल ही यूज करते हैं। 100 में से हम्म। 78% जो मार्केट शेयर है इसी का है, कि मतलब 100 में से 78 लोग गूगल ही यूज कर रहे हैं। तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है कि हमारी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स होनी चाहिए, गूगल को पता होना चाहिए हमारे वेबसाइट के बारे में, बाकी सर्च इंजन को हो या ना। ठीक है, और बताएंगे कैसे, जब हम अभी पढ़ेंगे आगे ना, गूगल कंसोल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें पता पहले अगर बना ले, लेकिन जानते रहेंगे तो हम ना, जो भी हम ऐसे नॉर्मली पढ़ रहे हैं HTML क्या पढ़ रहे हैं, H1 टैग लगा रहे हैं, बॉडी में लिख रहे हैं, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए आपका। और मैक्सिमम लोग HTML को ऐसे ही पढ़ते हैं, हमें हेडिंग लिखने आ गई बस। नहीं, वैसे ही जैसे नहीं, पेज का नाम क्या है, जस्ट एग्जांपल जो हम पाथ यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, नहीं ये जो हमारा पाथ होता है, हमारे डोमेन नेम के बाद स्लैश लगा के जो करते हैं, वो भी हमारा पाथ का नेम हो गया। अब उसको भी हमें ऐसे लिखना है ना, तो नाम देख के भी समझ में आएगा अच्छा इस पेज पे ना किस टाइप का कंटेंट है। तो मतलब आप ना जिसके बारे में अपनी वेबसाइट बना रहे हो, उस चीज के बारे में कुछ कीवर्ड होंगे। जैसे एग्जांपल, कीवर्ड बेसिकली क्या होते हैं आप समझो, आप थोड़ा सा आज ना कुछ नया टर्म ही सीख रहे हैं, सीख ही लेते हैं। बेसिकली जैसे कि हमने क्या बोला कि, चलो सर इसी पे कर लेते हैं, कि मैंने क्या बोला कि हम जैसे कि ये कोडिंग की वेबसाइट है, कोडिंग निंजा,
तो अब यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड कीवर्ड हो, कीवर्ड क्या होते हैं बेसिकली, कि कोडिंग के फील्ड में जो टर्म यूज होते हैं ना वही कीवर्ड होते हैं। जैसे कोडिंग में क्या टर्म यूज होता है, जस्ट लाइक अगर मैं एक कोडर हूँ तो किस तरह की बात करूंगा, नहीं बताओ। कोडिंग में एचटीएमएल का नाम यूज होगा नहीं, एचटीएमएल कौन कौन नाम देगा, कोडिंग जिसको सीखना है वही पढ़ेगा इसके बारे में। कोड एचटीएमएल का एक कीवर्ड हो गया, सीएसएस क्या होगा, एक कीवर्ड हो गया। जैसे कि आप हम्म। यूट्यूब पे कभी वीडियो डाला है आप लोगों ने, नहीं डाला होगा, नहीं डाला डाला। नहीं। हाँ, तो वहां पे हम टैग लिखते हैं, टैग टैग समझते हो, हैश टैग तो लगाते हो ना, हाँ हैश टैग इंस्टाग्राम पे। हाँ। तो वो बेसिकली क्या होता है ना, कीवर्ड होता है। और हैश टैग हम क्या लगाते हैं, जिस फील्ड जिस टाइप का हम पोस्ट डालते हैं उसी से रिलेटेड हैश टैग लगाते हैं ना। क्यों, कि हम हम्म। कुछ भी बस हैश टैग लगा देते हैं। हैश टैग क्या करते हैं, अगर मान लो आप क्रिकेट से रिलेटेड अगर कोई वेबसाइट पोस्ट देखोगे इंस्टाग्राम पे, नीचे हैश टैग में क्रिकेट के फील्ड का ही होगा, वहाँ हम्म। बॉलीवुड के फील्ड का हैशटैग नहीं होगा। हैशटैग समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये कीवर्ड से आ रहा है, कि बेसिकली कीवर्ड उसको देख के ना वो जो इंस्टाग्राम का बेसिकली इंजन है वो समझ जाएगा, अच्छा ये चीज के बारे में सर्च करना चाहता है। तो उससे रिलेटेड जो भी लोग सर्च करते हैं कीवर्ड से रिलेटेड उनको वो पोस्ट दिखाएगा। तो वैसे ही ये भी है कि ये जो ना हम जिस टाइप का वेबसाइट बनाएंगे उससे रिलेटेड ना हमें अपने वेबसाइट पे कीवर्ड यूज करने होंगे। क्या ये कीवर्ड समझ में आ रहा है आपको, कि कीवर्ड क्या होंगे, कीवर्ड बेसिकली कुछ नहीं है, उस फील्ड में जो भी टर्म यूज होते हैं, जिस जैसा एग्जांपल, जैसे कि हम भाई कोडिंग एक जनरल टर्म है नहीं, बट अगर आप कोडिंग में अगर हम कोडिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो वहां पे कीवर्ड एचटीएमएल भी हो सकता है, सीएसएस भी, जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट भी हो गया, फुल स्टैक भी एक कीवर्ड हो गया। अगर कोई फुल स्टैक सर्च कर रहा है, भले हमारी वेबसाइट का नाम नहीं सर्च कर रहा है, तो हम की फुल स्टैक जो कीवर्ड है ना उसको ऐसे ऑप्टिमाइज कर लेंगे कि कोई कोडिंग की जगह पे ना, जैसे अभी देखो समझो एग्जांपल, कि अभी ना जैसे हम यहाँ पे कि मान लो हम कोडिंग की जगह पे कुछ और डालें, क्या लगता है कोडिंग निंजा आएगा, आप बताओ। कोडिंग निंजा अगर मैं जैसे प्लेटफॉर्म आ भी, जाएगा ना। जैसे अभी हमने कोडिंग डाला, तो कोडिंग जब हम्म। हम गूगल पे सर्च किए तो ये वेबसाइट आ रही है तीसरे नंबर पे, आप देख रहे हो। दूसरे पहले नंबर पे ये वेबसाइट आ रही है अब स्पॉट करके, नहीं दूसरे नंबर पे आ रहा है कंप्यूटर साइंस, तीसरे नंबर पे कौन सा आ रही है, कोडिंग निंजा। अब मैं क्या करता हूँ ना, गूगल पे कोडिंग नाम लिख के मैं मान लो सपोज दैट किसके बारे में सर्च करना चाहता हूँ, HTML सर्च करता हूँ, ठीक है। HTML भी कीवर्ड है क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं, तो कोडिंग भी हमारे लिए कीवर्ड है, HTML भी। आप देखो कौन सी वेबसाइट दिखाता है गूगल, देखो पहले नंबर पे कौन सा आ गया, W3। W3। इसीलिए ना, क्योंकि मैक्सिमम लोग HTML सीखने के लिए सबसे ज्यादा इसी चीज को, तो ये पहले नंबर पे क्यों दिखा रहा है, गूगल भाई क्या ये क्योंकि गूगल की तो वेबसाइट है नहीं। बेसिकली गूगल के सर्च इंजन में इस वेबसाइट में कुछ ऐसे कीवर्ड यूज किए गए हैं कि गूगल को लगता है कि सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन HTML के बारे में ना इसी वेबसाइट पे, क्योंकि गूगल हम्म अपने यूजर को क्या करना चाह रहा है कि अच्छा से अच्छा रिसोर्स प्रोवाइड करना चाह रहा है, ठीक है। ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज। हाँ, ऑप्टिमाइज रिसोर्स, कि भाई कि अगर मान लो मैंने HTML सर्च किया, अब मैं ट्रस्ट करके कि गूगल को ट्रस्ट कर रहा हूँ कि गूगल हमें ना जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो सही देगा। तो अब गूगल की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो हमें सही रिसोर्स हमारे पास प्रोवाइड करे, कोई भी वेबसाइट ना डाल दे कि हमें पढ़ के समझ में ना आए कि HTML बताना क्या चाहता है। तो जो HTML को सबसे सही तरीके से डिफाइंड किया अपने वेबसाइट में, उस टाइप की वेबसाइट को गूगल क्या कर रहा है हमारे सामने देखो दूसरे नंबर पे क्या आ गया, विकिपीडिया। तीसरे नंबर पे कौन सा है, HTML.com। नहीं, चौथे नंबर पे MDN की वेबसाइट, जो कि इसको भी हम लोग बहुत पढ़ेंगे, इसका भी टॉप नहीं, गिग फॉर गिग। नहीं, आप यहाँ पे देखो कोडिंग निंजा का नाम सबसे लास्ट में आ रहा है, वो भी ये गूगल नहीं प्रमोट कर रहा है। ये देखो ना स्पॉन्सर करके वर्ड आ रहा है, स्पॉन्सर दिख रहा है आपको, आज ना यस। कुछ बहुत ही नई चीज ये जो स्पॉन्सर दिख रहा है इसका मतलब जानते हो क्या है, गूगल ना इस वेबसाइट को यहाँ पे दिखाने के लिए ना पैसा ले रहा है। PPC आपने पढ़ा, पेपर क्लिक, जो गूगल एड, नाम सुना है आप लोगों ने गूगल एड का। तो बेसिकली क्या है, गूगल एड के थ्रू यहाँ पे वेबसाइट आ रही है, क्योंकि ये वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन के थ्रू नहीं आ रही है, मतलब ये यहाँ पे HTML के बारे में अच्छे इंफॉर्मेशन है, इस वजह से यहाँ पे पहले पेज पे वेबसाइट नहीं आ रही है। इसने गूगल को पैसा दिया है गूगल एड के थ्रू।
तब गूगल क्या कर रहा है, इस वेबसाइट को ना कोई एचटीएमएल भी सर्च करा तो भी इसको दिखाए। अब ये पैसा क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको पहले पेज पे आना है। किस पेज पे आना है, कि जैसे कोई भी पहले पेज पे एचटीएमएल सर्च कर रहा है, तो इसको पता है कि जो एचटीएमएल सर्च कर रहा है मतलब वो कोडिंग सीखना चाह रहा हो। नहीं, तो अगर उसको अपनी वेबसाइट दिखाएंगे तो 1,000 लोग दिखाएंगे, एक लोग भी आ गए तो हमारे तो 80,000 बन गए। नहीं, तो पैसा हम क्यों दे रहे हैं, ऐड इसलिए चलाते हैं कि ऐड चला के हम गूगल के पहले पेज पे आ जाए। अब इस पहले पेज पे आए, क्योंकि ऐड तो कोई भी चला लेगा। अब गूगल ना, ये भी इसलिए गूगल ऐड भी सब कोई नहीं चला पाता। अब अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा देने के बाद भी आपको शायद ना पहले पेज पे जगह ही ना मिले। नहीं, इसीलिए ना गूगल ऐड में भी ना ऑप्टिमाइजेशन होता है, अब स्किल होती है। इसीलिए जो प्रोफेशनल होते हैं यहाँ पे ना, बेसिकली कुछ चीजें होते हैं कि हमें ना वो चीजें देखनी पड़ती है गूगल ऐड में, कि हमें स्कोर चेक करता है गूगल, फिर उसके बेस पे ना ये इस ऐड को दिखाया। तो आप दो चीज समझे हमने, कि एक तो गूगल प्रमोट कर रहा है एक वेबसाइट को जो कि उस कंटेंट से, उस कीवर्ड से रिलेटेड है, ठीक है, उसके लिए गूगल कोई पैसा नहीं चार्ज करता है, ठीक है। और एक ऐसा वेबसाइट हमारे सामने दे रहा है गूगल जिसके लिए वो पैसा चार्ज कर रहा है। नहीं, तो इसी को ना बोलते हैं, ये है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिजल्ट, ठीक है। और ये है पेड रिजल्ट। क्या है, पेड। तो हम गूगल के सर्च इंजन में दो तरीके से अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, जो हमने पढ़ा था भी रैंकिंग, कि गूगल कैसे दिखाएगा। या तो हम इतना बढ़िया कंटेंट लिखें, नहीं, कीवर्ड का ऐसे यूज करें अच्छे से कि गूगल को बिना पैसा दिए भी हमारी वेबसाइट पहले नंबर पे आ जाए और मैक्सिमम यूजर हमारे पास आए, नहीं, जिससे कि हमारा बिजनेस या हमारी इंफॉर्मेशन अच्छे से पहुंचे लोगों तक। या तो हम पैसा दे के कर सकते हैं, तो जिसके पास पैसा है, जिसको तुरंत चाहिए रिजल्ट, वो क्या करते हैं, इस गूगल ऐड का सहारा लेते हैं। क्योंकि गूगल में अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो ऑर्गेनिक रिजल्ट, ये जो वेबसाइट देख रही ना, आप इसके लिए ना कई सारे पैरामीटर होते हैं। गूगल ऐसे ही नहीं कि किसी भी वेबसाइट को नंबर 1 पे दिखा देगा। और सिर्फ कीवर्ड ही एक पैरामीटर नहीं है कि आपने कीवर्ड वो डाल दिया, कि एचटीएमएल वर्ड अपने वेबसाइट में यूज कर लिया, तो मतलब वेबसाइट जो कोई भी एचटीएमएल डालेगा तो आपकी वेबसाइट दिखा देगा। ये एक पैरामीटर है कीवर्ड। नहीं, वैसे गूगल के जो वेबसाइट पे पड़ा है, ये करीब 80 से ज्यादा पैरामीटर चेक करता है, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। कि उतने पैरामीटर को ना आपको ध्यान देना होता है। अगर आपको एक ऑप्टिमाइज वेबसाइट बनानी है तो आप सोचो, आप कीवर्ड के बारे में आपको पढ़ना होगा कि कीवर्ड क्या होता है, समझे आप। फिर आपको ये देखना है कि कीवर्ड को ना हमें कैसे यूज करना है। हम इसलिए बोलते हैं कि H1 आप अपने पेज पे सिर्फ एक ही बार क्यों यूज करोगे, ये भी ना एक पैरामीटर है गूगल में ना अपने वेबसाइट को रैंक ऑप्टिमाइज तरीके से लिखने के लिए। कि आप कोई भी पेज बनाएंगे वहां पे H1 ना सिर्फ एक ही बार यूज करेंगे, जैसे हम आईडी एक पेज में एक ही यूज करते हैं। क्यों, नेहा जी, ललिता जी, बताओ आप लोग, यस ये तो सर। पढ़ा ना। यस। आईडी आईडी क्या है, यूनिक आइडेंटिफाई देती है। यूनिक है, और वो क्योंकि क्या वो है, यूनिक। यूनिक है ना। बट क्या होता है ना, देखो, कि हम दूसरी बार नहीं यूज कर पा रहे हैं, रीजन क्या है, कि वो HTML के ना कोड में वो इसके लिए ऑलरेडी कोड लिखा है कि दूसरी बार यूज करेंगे तो HTML आपको एरर पहले से दिखा देगा। पहले से रिजर्व रिजर्व है, रिजर्व कीवर्ड है कि वो बस एक बार यूज ही होगा। एक ही बार यूज होगा। वैसे ही गूगल में क्या है ना, गूगल ना कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि कंपलसरी रिक्वायर्ड किया है कि अगर H1 एक के बजाय 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे तो आपका पेज ही नहीं रन होगा। नहीं, बट गूगल क्या चाहता है वो आपको जानना है, ये ऑप्शनल है। जैसे नहीं, हम इमेज टैग में, इमेज एलिमेंट में alt टैग नहीं लिखेंगे तो भी हमारी इमेज दिखती है। क्लियर, नहीं, हम्म। ऐसे ही होता है, हमने पढ़ा था पिछली बार कि अगर यस। हम इमेज, अगर हमें लगाना है तो उसमें हम सिर्फ सोर्स का पाथ दे दें, बस हमें alt लिखने की जरूरत नहीं होगी। बट अगर हम हम्म। alt लिखते हैं तो वो गूगल फ्रेंडली हुआ। गूगल की रिक्वायरमेंट है कि अगर मान लो आपने कोई इमेज डाल दिया और हमने वेबसाइट दिखाई, अब वहां पे इमेज तो शो ही नहीं हो रहा है। तो अब यूजर का, जो यूजर है जो गूगल को ट्रस्ट करके जा रहा है, वो तो गूगल पे डाउट करेगा कि यार कोई भी रिजल्ट हमें दे देता है, यहाँ पे तो पता वो चीज दिख ही नहीं रही। तो गूगल चाहता है कि आप ना, चलो ठीक है, इमेज लगाया, इमेज नहीं दिख रही, तो एटलीस्ट इमेज किसके बारे में इमेज है वो लिख के हमें बता दो, ताकि हम अपने यूजर को ना इमेज नहीं दिखा पाए तो हम उसका नाम दिखा देंगे, ताकि वो उस नाम को देख के ही पढ़ के समझ जाएगा, अच्छा ये यहाँ पे इस इमेज को।
तो आल्ट टैग हम ना किस लिए लगाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि अगर आल्ट टैग हम एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए बनाते हैं। वहाँ पढ़ा देते हैं लोग ऐसे ही, नहीं। बट अब समझ में हम्म। आ रहा है कि हम HTML में ना बहुत सारे ऐसे टैग, या फिर बॉडी में ये हम क्यों लिख रहे हैं, हेड में हम क्यों हेड में क्या चीजें लिखते हैं, हेड हेड को कौन किसके लिए लिखते हैं। जैसे बॉडी तो हम यूजर के लिए लिख रहे हैं, डेटा दिख रहा है पेज पे, उसको यूजर पढ़ेगा। जो हमारा हेड सेक्शन है ना, वो हम बेसिकली इस सर्च इंजन के लिए लिखते हैं, जहाँ पे हम हम्म। इंफॉर्मेशन देते हैं कि अच्छा मेरे इस पेज पे ना इस तरह का हम कंटेंट डालने वाले हैं। तो इसलिए हेड हम्म। सेक्शन भी बहुत मैटर करता है। अब अगर आपको हेड सेक्शन देखते हो, आप इस वेबसाइट का हेड सेक्शन दिखाऊं मैं आपको, देखो कितनी चीजें हम्म। लिख रखा है उन्होंने। इंस्पेक्ट क्या करें, आप देखो, हम्म। या कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, चलो पहली वेबसाइट ही खोल लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं इसी को, तो अब इसको अगर मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, अब ये देखो इसके एलिमेंट देखेंगे, इसका अगर हम बड़ा करते हैं, ये हेड सेक्शन देखिए, आप हेड सेक्शन देख रहे हो, आप सिर्फ क्या भी यूज हम्म। करते हो, टाइटल सब देखो कितने मेटा इसने यूज कर रखा है, कितना लिंक लगा रखा है, हम्म। नहीं। अभी देखो कहाँ तक हेड सेक्शन है इनका, अभी हेड सेक्शन स्टाइल स्टाइल स्टाइल, यहाँ पे आके खत्म हो रहा है हेड सेक्शन। गूगल टैग। कोई पढ़ाता है कोई ये सब, नहीं पढ़ाएगा लोग ना, यहाँ पे बताए, आप सोचो हेड कितना इंपॉर्टेंट, कि अगर हेड, हम्म। अगर आप जितना अच्छे से आप हेड में ना डिफाइन कर, देखो कीवर्ड इन्होंने डिफाइन कर रखा है। कीवर्ड ये है कि बेसिकली आप यहाँ पे हम पहले बता देते हैं कि पेज के बारे में जो हम बताए, कि हम बता देते हैं कि हम इस पेज में ना कौन कौन सा कीवर्ड यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली गूगल ना आपका पेज नहीं पढ़ता है पूरा, ये आता है यहाँ पे आपके हेड सेक्शन में, ये कीवर्ड वाला जो मेटा है उसको पढ़ेगा, उस कीवर्ड के बेस पे समझ जाएगा अच्छा इस पेज में ना इस तरह का कंटेंट है, और दिखा देगा वो। तो इसीलिए हमें ना यहाँ पे जो कीवर्ड वाला मेटा, बेसिकली अब ना, अब इसको ना क्या किया है गूगल, बंद कर दिया है इसको ना, प्रेफरेंस देना बंद कर दिया, क्योंकि ना इससे क्या होता था बहुत ना गलत रिजल्ट होता है। लोग ना ब्लैक एसईओ होता है ना, हमने आपको बताया, एक जिससे होता नहीं, हैकिंग दो तरह की होती है, एक एथिकल हैकिंग होती है, एक ब्लैक हैकिंग होती है जहाँ पे अनएथिकल होती है। तो अनएथिकल क्राइम है, एथिकल तो गवर्नमेंट भी करती है। तो वैसे ही ना एसईओ भी ना एक वाइड एसईओ होती है, जिससे कि गूगल उसको अच्छा समझता है कि आप एसईओ कर रहे हैं, तो गूगल आपको एक तरीके से रिकमेंड करेगा। एक होती है ब्लैक एसईओ होता है, जहाँ पे ना इसी सब, जैसे हमने जान गए कि हमने ये समझ गए कि गूगल ना कीवर्ड देखता है, कीवर्ड के बेस पे पेज को ना शो करता है पहले नंबर, पहले पेज पे। तो लोग क्या करने लगे ना, तो कीवर्ड है ना, जैसे HTML को 10 बार 20 बार लिख दिए, HTML से रिलेटेड चीजें, HTML एलिमेंट, HTML टैग, ताकि गूगल को समझ में आ जाए टोटली कि हाँ ये HTML के लिए ही बनाया गया। नहीं, मैंने क्या टैग, जैसे HTML सिर्फ HTML नाम ही तो नहीं है, HTML टैग भी हम यूज करें तो भी HTML में यूज होता है, HTML एलिमेंट भी HTML में ही यूज होता है। वैसे सोचो HTML से रिलेटेड कितने शब्द हैं, अब वो सारे शब्द हमने क्या किया, अपने इस कीवर्ड वाले मेटा में लिख दिया। तो गूगल जैसे ही पढ़ेगा उसको क्या लगेगा, ये पेज तो टोटली HTML के लिए है। तो हमारे वेबसाइट को क्या करेगा, गूगल के पहले पेज के पहले नंबर पे दिखा देगा, क्योंकि गूगल को क्या समझ में आ गया, ये सबसे अच्छी वेबसाइट है जो कि HTML के बारे में बताएगी। तो ये ना यही चीज का ना मिस यूज करने लगे लोग, ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसी चीज का ना बहुत ज्यादा मिस यूज होने लगा, हर जगह यूज होने लगा मिस यूज। कीवर्ड, क्योंकि सबको पता है ना, जैसे सर्च इंजन आपने सुन रखा कि सर्च इंजन कीवर्ड के बेस पे काम करती है। तो कीवर्ड हम बताते हैं बेसिकली, तो गूगल ने फिर क्या बोल दिया कि ठीक है, आप ना आप मुझे कीवर्ड मत बताइए, मैं आपके पेज पढ़ूंगा, बाकी चीजें देख के मैं खुद ही डिसाइड करूंगा कि आपका पेज किसके बारे में। तो आप गूगल ने इस चीज को बोल दिया है कि आप इसका यूज मत करो। तो अब नई वेबसाइट में ना, अब ये जो मेटा कीवर्ड वाला आप नहीं देखेंगे, ये इन्होंने हटाया नहीं। आप लगा भी देंगे तो ऐसे नहीं कोई एरर आएगा, बट आप इसका तो एक पहले जो वैल्यू थी, वेटेज दिया जाता था ना पेज को रैंक करवाने की, वो वेटेज खत्म हो गया है कि आप सिर्फ आपका कीवर्ड देख के ना गूगल नहीं डिसाइड करेगा कि आपका पेज किसके बारे में। आप बाकी चीजें, मैंने क्या बोला, 80 चीजें हैं जो सब कुछ देख के फिर डिसाइड करेगा कि आपके पेज को रैंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सोचो ये सारी चीजें होती है। वैसे ये कीवर्ड हो गया, वैसे जैसे अब कोई नई वेबसाइट आती है, तो नई वेबसाइट का क्या होता है ना, डोमेन, जैसे हमने बोला हमारा नाम होता है ना डोमेन,
जो सॉरी जो हमारा डोमेन नेम है, इसकी ना एक अथॉरिटी होती है। जितना पुराना डोमेन नेम होगा ना, वैसे वैसे आपकी वेबसाइट की वैल्यू, ट्रस्ट, जैसे क्या बोला, ट्रस्ट जो वर्ड नहीं नया जी आपने यूज किया, सबके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये गूगल में भी ना सेम होता है, कि गूगल नई वेबसाइट को ना प्रमोट ही नहीं करता है, समझे? क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपने नई वेबसाइट बनाया, ये जो ट्रिक है, आप एसईओ पढ़े हुए हैं, आप कीवर्ड 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 यूज करके आप रैंक करवाना चाह रहे हो। बट तो गूगल क्या एक पैरामीटर ये भी रख दिया है कि आपकी ना डोमेन अथॉरिटी चेक की जाएगी, जिसको डीए बोलते हैं, ठीक है? आप जब एसईओ पढ़ो तो आपको पढ़ा, तो जिस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी, मान लो कीवर्ड भले वो यूज नहीं किया, लेकिन डोमेन अथॉरिटी 100, मतलब 0 से लेके 100 के बीच में होती है, ठीक है? मान लो डोमेन अथॉरिटी, जैसे आप जाके ना गूगल पे सर्च करिएगा ना कि फेसबुक की ना डोमेन अथॉरिटी कितनी है, नहीं, गूगल की डोमेन अथॉरिटी, गूगल भी एक वेबसाइट है, उसकी भी एक डोमेन अथॉरिटी है। जस्ट लाइक हम यूट्यूब सर्च करते नहीं, अब यूट्यूब की ना अब जाकर सर्च करिएगा आज कि डोमेन अथॉरिटी कितनी है, तो आपको इसी के बीच में ना नंबर दिखाए, और जितना ज्यादा होगा उस वेबसाइट की वैल्यू गूगल के नजर में उतनी ही हाई होगी। तो अगर सेम कंटेंट वही गूगल लिखे, मतलब यूट्यूब लिखे, वही आप लिखो अपने वेबसाइट में, और सेम है, सारे पैरामीटर सेम है, बट अथॉरिटी में अगर यूट्यूब आपसे ज्यादा है, तो गूगल दो में से अगर एक को चूज करना होगा तो किसको चूज कर लेगा? जिसका डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है। तो ऐसे सोचो, मैंने केवल 80 पैरामीटर है, जब हम एसईओ पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि, बट अभी जनरल जनरल मैं चीजें बताया, क्योंकि हम जो भी एचटीएमएल में यूज करने वाले हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि यही सब चीजें हम लिखते समय हम सब लिखेंगे तो ध्यान देंगे, अदरवाइज पढ़ते समय बस हमें ये लगेगा यार, हम जो एचरएफ में लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिंक को भी हमें इतना डिस्क्रिप्टिव बनाना है ना, कि उस लिंक पे भी ना, जब क्योंकि लिंक हम क्लिक करते हैं तो गूगल में तो होता है ना इंडेक्स, तो गूगल उसको पढ़ के तो आपको फॉरवर्ड करता है। तो लिंकिंग भी 3 तरीके की होती है। एक हम थर्ड पार्टी की वेबसाइट को लिंक करते हैं, नहीं, एक अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज को लिंक करेंगे, नहीं, और एक क्या होगा, उसी पेज के किसी दूसरे सेक्शन को लिंक करेंगे, नहीं। 3 प्रकार के ना हम अपने वेबसाइट पे एचरएफ जो ए टैग यूज कर रहे हैं, ए टैग यूज करते हैं, 3 प्रकार की लिंकिंग के लिए करेंगे, नहीं। अभी तो हम करते आए, लेकिन हम ना उसकी वैल्यू नहीं समझते। जैसे कि भी हम ए टैग बनाते हैं, फिर एचएफ लिख के हम गूगल की वेबसाइट को कनेक्ट कर देते हैं, तो गूगल आपकी तो वेबसाइट है नहीं, वो क्या है, थर्ड दूसरी दूसरे लोगों की वेबसाइट है, तो उसको बोलते हैं ना एक्सटर्नल लिंकिंग, जो कि आपकी वेबसाइट से बाहर लिंक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो एसईओ पढ़ते हैं लोग, वो पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल लिंकिंग आप कर रहे हैं, ठीक है? अब इसकी भी ना एक वैल्यू होती है। आप वेबसाइट अगर बना रहे हैं तो आप कितनी एक्सटर्नल लिंक का यूज कर रहे हैं, नहीं, किस टाइप का एक्सटर्नल लिंक यूज कर रहे हैं, उसके बेस पे भी ना आपके पेज का अथॉरिटी, एक ही डोमेन की अथॉरिटी होगी, एक पेज की अथॉरिटी होती है, तो उस पेज की वैल्यू कितनी है, उस पर किस तरह का आपने थर्ड पार्टी को लिंक कर रखा है, या अपने पेज का जो इंटरनल लिंक कर रखा है, नहीं, वो लिंकिंग कितना अच्छा कर रखा है, या फिर उसी पेज के दूसरे सेक्शन को कितना अच्छे से लिंक कर रखा है। तो बहुत पैरामीटर देखना होता है। इसीलिए जब हम एचटीएमएल को ध्यान से अगर आप पढ़ोगे ना, इसकी प्रैक्टिस ना यहाँ ही कर लोगे। अदरवाइज ना सिर्फ टैग बना रहे हो, टैग तो एक दिन की बात है ना, बताओ, वो तो हम क्लास 8 से पढ़ता है। बट अगर अभी हम एक एडवांस वेब डेवलपर बनने जा रहे हैं, हम किसी के लिए वेबसाइट बनाएंगे, तो वो क्यों बनवाएगा? और उसके पे ट्रैफिक ही ना है, लोग ही ना उसकी वेबसाइट को विजिट करें, तो वेबसाइट का उसको कोई फायदा होगा बताओ? या आप ही वेबसाइट बना दो, आपकी वेबसाइट पे कोई आया ही नहीं, तो कोई तो फायदा होगा नहीं, फिर फालतू का डोमेन क्यों खरीदोगे, होस्टिंग क्यों खरीदोगे, पैसा क्यों खर्चा करोगे? तो वेबसाइट बनाने के बाद ना आपको जो पैसा मिलता है वो इस चीज के लिए मिलता है कि आपने ऐसी वेबसाइट बनाया है कि गूगल में अगर कोई कुछ भी कीवर्ड सर्च कर रहा है तो उसकी वेबसाइट दिखे। तो अब इसीलिए ना आप एसईओ में तो आपने नाम सुन रखा, कॉपी राइटर यूज किया जाता था, कि कॉपी राइटर के लिए अलग से लोग लो, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो ना अच्छे से कंटेंट लिख पाए, ना, जैसे स्टोरी टेलर होते हैं, स्टोरी राइटर होते हैं, वैसे यहाँ पे भी ऑनलाइन की भाषा में बोला था, कंटेंट राइटर पहले फील्ड हुआ करते थे। जब से अब चैट जीपीटी आया, उनकी वैल्यू ही खत्म हो गई। अब चैट जीपीटी पे एक वर्ड लिखते हैं, उसके बारे में पूरा लिख के दे देता है वो, ठीक है?
देखो कैसे काम खत्म हो गया। लेकिन अब जो सिर्फ कंटेंट राइटर ने पहले बहुत वैल्यू होती थी, जिसको भी वेबसाइट, अच्छा वेबसाइट बनवानी है, बिना कंटेंट की वेबसाइट ही क्या, नहीं वो रैंक तो करेगी नहीं। तो सबसे पहले लोग यही सोचते थे हमारे कंटेंट कैसे लिखेंगे, किसको खोजें। जिसको इंग्लिश नहीं आती थी या फिर जिसको सही से नहीं समझाने आता था, वो बना ही नहीं पाता था वेबसाइट। अलग से लोग ना कंटेंट राइटर हायर करते थे, और फिर वो बट आज जैसे चैट जीपीटी आ गई, आज हर कोई स्मार्ट हो गया। बस एक प्रॉम्प्ट देता है, जिसके बारे में जितना जानकारी चाहिए आपको लिख के दे देगी वो, नहीं चैट जीपीटी दे देगा। समझ में आया? तो ये ना सारा चीजें अभी पढ़ेंगे हम लोग, बट हम अभी वो चीजें आपको बता रहे हैं जो ना अभी हम एचटीएमएल पढ़ते वक्त ना ध्यान देंगे ना, ध्यान दे के पढ़ेंगे। एचटीएमएल पढ़ने का रीजन भी आपको मिलेगा, क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो हम अच्छी वेबसाइट बना ही नहीं सकते हैं। तो बाद में जाकर सिर्फ एसईओ के नाम पे इसको पढ़ने से अच्छा है, जहाँ पे अभी टाइम दे रहे हैं तो टाइम देते वक्त ही हम सीख जाए। ठीक है, तो हम्म। आई थिंक आज से ये आपको समझ में आ गया एसईओ को हमें कैसे यूज करना है। क्यों हमें सही तरीके से, जो हम बॉडी और हेड सेक्शन लिखेंगे तो हम हेड सेक्शन में हम क्यों लिख रहे हैं वो पता हो गया। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो मोटा मोटा ना आपको जो चीजें चाहिए याद दिमाग में रखना है, जो कि हम प्रैक्टिकली भी ना अपना पेज बनाते वक्त करने वाले हैं। मैंने स्लाइड बनाया था, इसको डिटेल में डिस्कस करता लेकिन टाइम खत्म हो गया, तो ऑलमोस्ट मैंने ऐसे डिस्कस कर दिया, लिख के बताने की जरूरत नहीं, मैं बस दिखा दे रहा हूँ। ताकि फिर ना आपके दिमाग में ना, बाकी इसको प्रैक्टिकली तो हम करेंगे ही करेंगे नहीं। तो मैं थोड़ा सा, एक मिनट, उसको दिखाना बहुत, ग्राफ ये पीपीटी बनाना बड़ा टफ काम है ने, लगता है कि कोई वैल्यू भी नहीं मिल रहा है, टाइम भी जा रहा है। क्यों, ऐसे ही होता है ना। हाँ, पीपीटी ना कॉलेज पीपीटी, में बनवाते हैं हमसे। अरे मैं आज बना रहा था, मैं लगा कि यार कोई दूसरा कोई बना दे, फालतू का टाइम 2 घंटा चला गया। लेकिन मुझे लगा चलो इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। कहाँ, कैसे, आज का मैं कैनवा यूज करता हूँ आज, पहली बार तो मैं इसमें की की नोट करके ना, हमारे में फ्री सॉफ्टवेयर है एक तरीके से, बहुत अच्छा है। मैं यूज नहीं कर रहा था, आज के लिए मैंने यूज किया। कहाँ पे स्टोर तो किया था मैं। ये रिसेंट में होगा शायद। रिसेंट में, रिसेंट्स में होंगे शायद इसका। रिसेंटली जो किया होगा होगा ना वहाँ पे। रुको अच्छा मैं ऐसा हिस्ट्री देख लेता हूँ ना, कीवर्ड की हिस्ट्री कहीं देखना। ऐसे मैक्सिमम चीजें तो मैं आपको बस ये पीपीटी बस इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो लास्ट में ना आप हमें सब कुछ बताना नहीं, उसमें थोड़ा थोड़ा मैंने लिख रखा है तो आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन भी कर लेंगे 5-10 मिनट में। रिसेंट में देख लें, ये है, ये वाला यूज किया तुमने, हाँ। डायनामिक वेब नहीं नाम है डॉट। वो टेम्पलेट था। नहीं, हम्म। रिसेंट यूज किया है बट वो पीपीटी तो नहीं है। ये वो फाइल सेव की होगी ना आपने अरे उसको मैं कहीं पे। फाइल ही चेक कर रहा हूँ, रुक जाओ। किस नाम से मैंने किया था, HTML, HTML, कितनी HTML की चीजें। देखो ये होता है ना कभी कभी, हाँ ये लाइव क्लास पीपीटी है। HTML। हाँ देखिए, सब ओपन करके ये है, ओपन तो हो जाओ। हाँ ये है, चलो मैं इसको प्ले कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इसको बैक कर लें।
पहले नंबर से। बस एक बार जल्दी से मैं ना एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलो ना, एचटीएमएल एलिमेंट, चलो आप आए ही हो आप लोग, एक बार ना हमने अभी तक जो पढ़ा था उसके बेस पे मैंने एक डेफिनेशन बना दिया था एचटीएमएल एलिमेंट। बेसिकली क्योंकि सारा खेल ही एचटीएमएल एलिमेंट का है, तो आपके दिमाग में क्या है ना, जब ये डेफिनेशन पढ़ के ना आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस टाइप का एलिमेंट मिलेंगे। देखो हमने क्या लिखा है, एचटीएमएल, पीपीटी नहीं चलेगा क्या? वो नहीं एडिट होगा वाला ऑप्शन होगा ना। इस पे, ये काम नहीं कर रहा पैड। चलो हम, बंद करें नहीं। कर्सर चल भी रही नहीं क्या? दिख रहा है इसमें। मैं चलो ऐसे बोला, मैं इसको एक बार कल अगली क्लास में फिर से रिवाइज कर दूंगा। क्या दिक्कत है, टाइम भी नहीं बचा है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली देखो हमने इसमें ना एक डेफिनेशन लिख रखी है, एचटीएमएल एलिमेंट आर एडेड टू द कंटेंट ऑफ ए पेज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। हमने ही बोला था कि एलिमेंट जो हमारा एचटीएमएल एलिमेंट है वो हमारे पेज पे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसके लिए हम एलिमेंट का यूज करते हैं। सिंपल, H1 हमें स्ट्रक्चर देता है कि ये हेडिंग है, ठीक है। तो पहले लाइन पढ़ के आपको ये समझ में आया। दूसरा का, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। सिंपल, कि कोई भी एलिमेंट क्या है, उसमें हम्म। एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग क्लियर। होता है। प्लस हम्म। इट्स कंटेंट, कि अगर आप एक एचटीएमएल एलिमेंट किसको बोलेंगे, आप ऐसा नहीं होगा कि H1 को आप एलिमेंट बोल देते हैं। हम क्या होता है, H1 हमारा टैग होगा, ठीक है, जो कि एक ओपनिंग टैग होगा H1 में, एलिमेंट है उसका एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है, और उसके बीच में क्या लिखते हैं, हम कंटेंट लिखते हैं दोनों के बीच हम्म। में, ठीक है। तो हाँ। ओपनिंग टैग, मैं चल होता तो मैं आपको लिख के बताता, चलो अगली बार फिर से इसको अच्छे से समझाएंगे आपको। बट अभी आपको बस बताना चाह रहे हैं कि H1 जो हमारा ओपनिंग टैग है, फिर उसके बाद हमारा कंटेंट आता है, देन फिर लास्ट में हम क्लोज करते हैं, ठीक है, टैग। तो जो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग प्लस कंटेंट मिला के जो बनता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। बट तीसरी लाइन में हमने क्या बोला है, कि जो टैग होते हैं यूजुअली कम इन पेयर। मैक्सिमम टाइम में आपको देखेंगे ना, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। बट कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं ना, जिसको हम इम्पटी एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमने इमेज टैग यूज किया था, उसमें हमने इमेज टैग के बीच में कोई कंटेंट हमें लिखना था नहीं, हमें सिर्फ इमेज को लिंक करना था। तो हमें जरूरत हम्म। नहीं पड़ी, तो इसलिए हम वहां पे एक सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज कर लिया, जिसमें हमें क्लोजिंग टैग अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उसमें हम कंटेंट क्योंकि नहीं लिख रहे थे। तो वैसे ही एचआर टैग भी क्या है, इम्पटी टैग, वहां पे हम सिर्फ ओपनिंग टैग ही लिखते हैं, नहीं। वैसे कुछ बी टैग आर। होते हैं, बी आर टैग नहीं। तो ऐसे कुछ ही टैग हैं, अब चाहे तो याद करना चाहे तो कर लीजिएगा, 4-5 ही टैग होते हैं, बट कोई जरूरी इनपुट नहीं। भी बट होता है। हाँ, इनपुट भी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस समझना है ये है कि अगर कभी भी अगर आपके दिमाग में कोई सामने आ गया टैग कि यार उसमें तो क्लोजिंग टैग है ही नहीं, तो आप कंफ्यूज मत होइए। टैग होते हैं ऐसे, नहीं कि जहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं होता है। और वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें कंटेंट की जरूरत, कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमें कंटेंट लिखने की जरूरत होगी, वहां पे मैक्सिमम टाइम पे ना आपको मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होगा, क्लियर। और फिर उसके हम्म। बाद देखो हमारा नीचे से जो सेकेंड लाइन है, वहां पे हमने लिखा था कि ओपनिंग टैग कैन कैरी एट्रीब्यूट, नहीं। मैंने बोला था, समझाया था कि जो भी हम एट्रीब्यूट लिखते हैं पहले ओपनिंग टैग में ही लिखते हैं, नहीं, क्लोजिंग टैग में हम हम्म। एट्रीब्यूट नहीं लिखेंगे। और फिर उसके बाद हमने लिखा क्या है, विच टेल अस मोर अबाउट दैट एलिमेंट। इसीलिए हमने बोला था हम्म। कि एट्रीब्यूट कुछ नहीं है, उसी एलिमेंट को और भी अच्छे से डिफाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, क्लियर। अगर कोई बोले कि एट्रीब्यूट हम्म। हम यूज क्यों करते हैं, तो आप इस एक लाइन को पढ़ के समझ सकते हैं। देन लास्ट में हमने क्या लिखा है, एट्रीब्यूट हैव ए नेम एंड वैल्यू। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं होता, नेम और वैल्यू का एक पेयर होता है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट का एक नाम होता है, फिर उसको हम एक कोई वैल्यू दे देते हैं, के लिए उसकी एक वैल्यू होती है। और जो वैल्यू होती है वो डबल कोट में या सिंगल कोट में हम लिखते हैं बेसिकली, क्योंकि वो स्ट्रिंग भी होती हम्म। है मैक्सिमम टाइम। सारा कॉन्सेप्ट हमने एक इतने पैराग्राफ में देख लिया। फिर इसको ना हम अगली बार देखते हैं क्या, कुछ खोलते हैं कहीं और पे भी इसको, जहाँ पे ना हम टैब पेन का यूज कर पाए, तो इसको लिख के समझा देंगे, क्लियर। तो बेसिकली अगर आपने इतना भी याद कर लिया, याद क्या कर लिया, मतलब इसको ना आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आप किसी भी टाइप के एचटीएमएल एलिमेंट
बना सकते हैं, ठीक है। और बनाते समय आपको गलती नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अब बहुत पिछली बार हमने पूछा, ये लोग बोल रहे थे कि एसआरसी मतलब डाट लगा के एसआरसी लगा दीजिए, क्योंकि उनको क्लियर है कि एट्रीब्यूट लिखते कैसे, ठीक है, आता कैसे। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। देन हमने उसके बाद ये देखो HTML का बॉयलर प्लेट, इसको हमें एक्सप्लेन करना था, बट अभी हमारा पेन चल नहीं रहा, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। हेड टैग है, हेड टैग में क्या क्या चीजें आती हैं, क्यों आते हैं, मैक्सिमम हमने बता ही दिया कि हेड टैग हम क्यों यूज करते हैं। और तो आप लोगों के लिए तो है, जो नए होते हैं उनके समझाना पड़ता है कि हेड टैग में क्या चीजें लिखते हैं। तो इसको बेसिकली HTML का बॉयलर प्लेट बोलते हैं। अब ये चीजें बार बार आपको नहीं लिखनी पड़ती है। बॉयलर प्लेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके लिए ना हम ऑलरेडी मतलब HTML जो हमारा BS कोड होता है, वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमारा होता है उसको हम टाइप करके ये एग्जैक्टली इतना डाटा हम देख पाते हैं। तो इसको एक बॉयलर कोड बना दिया गया है, क्योंकि बार बार हर पेज पे यूज होता है। तो इसको ऐसा बना दिया गया कि शॉर्टकट क्या वो दबाइए ये आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं। देन हमारा जो SEO के लिए हमने बोला था कि पहला चीज क्या ध्यान देना है कि सेमेंटिक एलिमेंट हमें यूज करना है। अब सिमेंटिक एलिमेंट क्या होता है आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, बाकी जब हम लोग करेंगे तो हम ये प्रैक्टिकली, मेरा ठीक पेन चलता टाइम होता तो मैं आपको बताता। बट अभी देखो एक सिमेंटिक वर्ड हमें ध्यान देना है HTML लिखते वक्त, ठीक है, मैक्सिमम यूज करना है, क्योंकि वो SEO के लिए भी काम आएगा। ऑप्टिमाइज मेटा टैग, मेटा टैग मैंने बोला कि मेटा टैग जो हम यू लिखते हैं वहां पे हम डिसाइड करते हैं ना कि इस पेज पे क्या चीजें लिख रहे हैं। देखो हमने इस मेटा टैग में लिखा नेम लिख के डिस्क्रिप्शन लिखा है। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली हम लिखते हैं कि इस पेज में और डिटेल नहीं, क्योंकि कीवर्ड में ना हम सिर्फ टर्म लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमें सेंटेंस लिखने का मौका मिलता है। क्लियर। तो वैसे हमें बहुत सारे मेटा टैग लिखने होते हैं। कौन कौन से मेटा टैग पढ़ने हैं तो लास्ट में जब हम एक बार कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, जब हम एक अच्छी वेबसाइट, सीरियस वेबसाइट बनाएंगे तो और भी अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी सब कुछ डिटेल में पढ़ना भी तो आपके लिए टफ, HTML ही बहुत ज्यादा टफ लगने लगेगा, ठीक है। बस ध्यान रखिए कि हम ऑप्टिमाइज मेटा टैग का यूज करेंगे, ठीक है। देन उसका हेडिंग जैसे मैंने बताया H1 से लेके H6 तक की हेडिंग लिख सकते हैं हम। बट कौन सी हेडिंग किसके लिए लिखनी है आपको पढ़ना होगा। जैसे H1 टैग ना आप यूज करना ही करना, आपको पेज में एटलीस्ट एक बार यूज करना ही है, मतलब एक ही बार करना और करना ही है। बिना H1 का आपको कोई पेज बनाना ही नहीं, क्योंकि गूगल जो इंडेक्स करेगा तो प्रायोरिटी ना हमेशा वो H1 को देता है। तो H1 को हमें लिखने का तरीका सीखना है कि H1 के हेडिंग जब लिखें तो उसमें हम अपना कीवर्ड जरूर डालें, नहीं जो भी जिस पेज के बारे में बताएंगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देन थर्ड जो हमारा है ऑप्टिमाइजेशन, आपको दिख रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन हमें बेसिकली क्या करना है। ऑप्टिमाइजेशन एक स्किल्स है, ठीक है, जैसे कि आप हर जगह यूज करेंगे अभी ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब ये URL के लिए है। URL हमारा जैसे क्या होता है, मैंने क्या बोला था, ये जो डोमेन नेम के बाद बेसिकली जो हम पेज बनाते हैं नहीं, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, अभी जैसे हमें हम लिंक करते हैं तो हमारे जो लोकल होस्ट की IP एड्रेस होती है, लोकल होस्ट 3000 5000 जो भी आप यूज करते हो, उसके बाद स्लैश लगा के जो आता है वो पाथ होता है बेसिकली हमारे पेज का। तो उसको हमें कैसे सही तरीके से लिखना है, उस पाथ को पढ़ के ना समझ में आ जाएगा हम किस पेज पे जा रहे हैं, वो पेज किसके बारे में। तो वहां पे बेसिकली वहां पे भी हम कीवर्ड का यूज करते हैं। सोचो कितने जगहों में हमें कीवर्ड यूज करना होता एक अच्छा पेज बनाने के लिए। तो अभी सिर्फ हम बस ये पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ HRF का यूज करके लिंक ऐड कर देंगे, बट हमें सही लिखना है तो भी हमें जानना चाहिए, ठीक है। देन उसका मोबाइल फ्रेंडली, आपको ही पता है कि आज 50% लोग ना वेबसाइट मोबाइल में ओपन करते हैं। तो हम जो BS कोड में कोड करते हैं हम लैपटॉप पे कर रहे हैं, तो जो बाय डिफॉल्ट हम स्टाइलिंग करेंगे, अगर हम किसी फ्रेमवर्क का यूज नहीं करें, जैसे आप बूट स्ट्रैप यूज कर रहे हैं या फिर टेलविन यूज कर रहे हैं, तो वो तो मोबाइल फ्रेंडली आपको स्टाइल पहले डिफॉल्ट, जिसे टेलविन बाय डिफॉल्ट मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट करता है, CSS लिखता है, ठीक है। आपको लैपटॉप के अलग से लिखना पड़ेगा क्वेरी करके, ठीक है, मीडिया क्वेरी का यूज करके वैसे। लेकिन जब हम इन जनरल कोर CSS लिखते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट हम लैपटॉप के लिए अपनी वेबसाइट को स्टाइल कर रहे होते हैं। वो मोबाइल, अगर मोबाइल में अगर कोई देखे मोबाइल जैसा जो व्यू पोर्ट होगा, क्योंकि उसकी स्क्रीन छोटी होगी, तो हमारी वेबसाइट बहुत ही भद्दी दिखेगी अगर हम पहले से नहीं ध्यान नहीं देंगे तो, ठीक है। तो हमें दोनों के लिए कैसे वेबसाइट बनाना है, तो ये वर्ड याद रखिएगा कि हमें वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी बनानी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। देन उसके बाद इंटरनल लिंकिंग, जैसे मैंने बोला ही कि लिंकिंग हम जो HRF टैग लगाएंगे वो 3 तरह के लिंकिंग करने के लिए लगाएंगे। एक जो दूसरी वेबसाइट जो
जो कि हमारी वेबसाइट नहीं होती, उसको हम एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं। बट गूगल उसको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता है, बट इंटरनल लिंकिंग को ना बहुत ज्यादा वेटेज देता है। तो बेसिकली इंटरनल लिंकिंग भी कैसे करनी होती है, किस पेज को इंटरनली हमें लिंक करना होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। बट हमें इंटरनल लिंकिंग पे ध्यान देना है कि जस्ट लाइक अगर हम कोई भी ब्लॉग लिख रहे हैं, तो उससे हम जो भी पेज लिंक कर रहे हैं वो उसी ब्लॉग से रिलेटेड टॉपिक का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिंक कर देना, लिंक करना है तो, ठीक है, कोई भी पेज लिंक कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही सिंपल कि आपको पता है कि हम जब HTML टैग लिखते हैं उसमें जो लैंग्वेज बेसिकली जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जो कि डिफाइन करता है कि हम हम्म। हमारी वेबसाइट किस लैंग्वेज में होगी, नहीं। तो ठीक। अगर हमें मान लो हिंदी में वेबसाइट बनाना है, मतलब हिंदी, तो यहाँ पे अगर आप हिंदी लिख देते हैं, तो जो लोग बाय डिफॉल्ट गूगल में हम सेटिंग, जब हम आईडी बनाते हैं तो हमारी एक लैंग्वेज सेटिंग होती है, जो लोग अपनी हिंदी लैंग्वेज सेट किए होंगे उनको प्रायोरिटी देगा आपको गूगल। अगर मान लो आप यहाँ पे आप कोई अरेबिक वेबसाइट बना रहे हैं, उर्दू में बना रहे हैं, तो वहाँ पे लिखने का तरीका अलग होता है, नहीं। तो अगर आप इंग्लिश ना लिख के अगर आप उनका कीवर्ड लिख दिया, उस तरीके की वेबसाइट बना, तो आप जब लिखेंगे तो अपोजिट, क्योंकि उर्दू में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, हम लोग तो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। तो ये डिसाइड क्या करता है, अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज जो हम HTML में यूज करेंगे, अगर ये जो हम लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपको अपने बेसिकली गूगल के लिए ये डिसाइड करने में कि वो किस तरह के यूजर को ना आपकी वेबसाइट दिखाए। इंग्लिश यूजर को दिखाए, हिंदी यूजर को दिखाए, कि उर्दू जानने वाले यूजर को दिखाए, कि जो हम लोग इन पर दस अलग अलग लैंग्वेज, इतनी लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज को दिखाए, ठीक है। देन उसके बाद ब्रेड क्रम्ब बेसिकली कुछ नहीं होता है, आप देखते होंगे, अगर टाइम होता तो मैं आपको दिखाता कि जब नेविगेशन होता है ना, जब भी हम किसी पेज के नीचे जाते हैं, तो उसके नीचे ना उसका नेविगेशन कि हम कहाँ से कैसे कैसे जा रहे हैं, वो बेसिकली नीचे भी एक पाथ होता है। बेसिकली अब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो वहां पे ना इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग, तो ब्रेड क्रम्ब इसको बोलते हैं बेसिकली। आप इसको देते हैं तो नेविगेशन बेसिकली आसान हो जाता है। जब नेविगेशन आसान हो जाता है तो वो वेबसाइट यूजर फ्रेंडली हो जाती है। और मैंने क्या बोला, गूगल का सारा फोकस किस बात पे है, कि वो अपने यूजर को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना चाहते हैं, नहीं। तो जितना ज्यादा आप अपनी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली बनाएंगे, वो अपने आप गूगल फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ब्रेड क्रम्ब का यूज करते हैं। सारी वेबसाइट नहीं करती, बट हाँ, अगर आप बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे पेज के अंदर बहुत सारे सेक्शन बना रहे हैं। जैसे सेक्शन क्या है, कि मान लो आपने एक पेज बनाया मोबाइल का, फिर मोबाइल के अंदर एक पेज बनाया कि मोबाइल में सैमसंग का, ठीक है। सैमसंग में भी कई सारे उसके फीचर होते, मतलब वर्जन होते हैं सैमसंग के, अलग अलग मोबाइल हम्म। के, उसके लिए एक अलग पेज बना दिया। तो सोचो हम आए कहाँ से, मोबाइल से, फिर सैमसंग, फिर मोबाइल सैमसंग के अलग अलग ईयर के हिसाब से। तो वहां पे ना ये ब्रेड क्रम्ब देना बहुत जरूरी हो गया। बट लेकिन जब छोटी वेबसाइट बनाते हैं तो इसका इतना बड़ा रोल नहीं रह जाता, क्योंकि बहुत इजीली अब सारे पेज का लिंक है ना अपने नेव बार में ही लिख देते हैं, तो गूगल इजीली चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद क्रिएट डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट, जो भी हम बता रहे थे कि href में हम जो लिंक कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसको ना कैसे क्यों डिस्क्रिप्टिव लिखना है, कि हमें उसको देख के समझ में आ जाए कि हम जो जिस पेज पे लिंक कर रहे हैं ना, वो पेज किसके बारे में। देखो ये मैंने पॉइंट भी लिख भी दिया, ठीक है। देन उसके बाद ये जो स्कीमा मार्कअप है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट ये अभी शायद मे भी आपको लोग ना समझ में ना आए। ये जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे ना तब, क्योंकि बेसिकली हम स्क्रिप्ट टैग में ही लिखते हैं। बट ये जो आप लिखते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है गूगल में दिखेगा ना, तो बहुत सारी चीज अच्छे से दिखता है, ठीक है। अलग अलग पेज के लिए आप स्कीमा लिख सकते हैं, तो स्कीमा जो वर्ड है ना बहुत मैटर करता है। अगर आपने वेबसाइट को ना बहुत ज्यादा एक तरीके से ना, जो मैंने क्या बोला कि 80 पैरामीटर है, तो उसमें एक ये भी एक पैरामीटर इसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है गूगल, कि आपने स्कीमा कैसी बना रखी है अपनी वेबसाइट की, क्लियर। तो ये मैंने कुछ 12 पॉइंट दिया, जो कि ना हम लोग अभी जब, क्योंकि हम अपनी पूरी वेबसाइट एक बार मैं आपके साथ करके दिखाने ही वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे, देखो ना, अभी मैंने आदित्य जी वेबसाइट जी से बोला था, बट आपको बता दे रहा हूँ कि अब हम ना कल से क्या करेंगे, जो अगली क्लास होगी, क्या ये सारे कॉन्सेप्ट को ना अपनी, क्योंकि हमने बोला कि ये डॉक्यूमेंट है, अपना नोट्स बनाते हैं पूरे HTML का जो पढ़ा अभी, उसी को नोट्स के फॉर्मेट में वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है।
और उसमें HTML के सारे एलिमेंट यूज करेंगे। जैसे कि हमने जो भी हमारा एलिमेंट है उसको बनाने के लिए हम टेबल भी बनाएंगे, तो टेबल सीख जाएंगे कि टेबल कैसे एलिमेंट यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे इमेजेस कई सारे चीज का स्क्रीनशॉट लगाएंगे, इमेज यूज कर ही लेंगे। फिर लास्ट में जब सब बना लेंगे, वीडियो और ऑडियो के लिए ना वो आपके लिए होमवर्क दे देंगे कि आप अपने मोबाइल पे जो चीजें आप पढ़िए और उस जो वेबसाइट पे लिखा है उसी को एक बार पढ़ लीजिए 5 मिनट में, जो पढ़ा है उसी को वीडियो के इंसर्ट कर दीजिए अपनी वेबसाइट में। तो फिर आप अपनी ही वेबसाइट आपकी होगी, फिर उसी को हम लोग गिटहब पे होस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको HTML पढ़ना होगा तो ना आपको W3 स्कूल पे जाना होगा, नहीं कहीं जाना, अपनी वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सब कुछ हम वहाँ पे लिखने ही वाले हैं, पैराग्राफ में, हेडिंग में, इमेज में, सब कुछ लगाने वाले हैं। तो आप अपनी वेबसाइट खोलेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे HTML, क्लियर। तो ऐसे करके एक एक वो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, जो कि 3-4 क्लास या 1.5 घंटा का लेते हैं, तो हम अपनी एक कंप्लीट वेबसाइट बना देंगे। बट आपको क्या करना है साथ ही में, क्योंकि देखो मैं ऑलरेडी सिर्फ जो मैं पढ़ा, मैं तो प्रैक्टिस 10 बार किया हुआ हूँ, तो मुझे अलग से दूसरी प्रैक्टिस करने की तो जरूरत है नहीं। आपके लिए क्या है कि मैं जो करवाऊंगा वो तो करोगे ही करोगे, प्लस साथ ही में ना ट्राई करिए ना अलग अलग एलिमेंट की ना जितनी प्रैक्टिस कर सकते नहीं, अलग अलग एट्रीब्यूट लगा लगा के, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया कि एट्रीब्यूट का क्या मतलब है और एलिमेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो ना ट्राई करिए, देखो यही समय है, एक ही बार टाइम दीजिए, बार बार हमें HTML पढ़ना ना पड़े, ठीक है। ऐसे पढ़िए, मतलब इसको लाइकली मत लीजिए कि नहीं अभी जब HTML पढ़ रहे हैं तो हम अपना टाइम CSS और जावास्क्रिप्ट में लगाएं, फिर जब जावास्क्रिप्ट पढ़ने लगे तो फिर हम HTML पे जंप करेंगे, यार ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कैसे क्या कर रहे हैं, नहीं। तो अभी पूरा फोकस देके ना HTML को अच्छे से पढ़ लीजिए, भले जो भी आपको 10-15 दिन पढ़ना है, 10 दिन पढ़ना है, ठीक है, कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। चलो आई होप कि आज आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिला होगा। तो इसकी ना रिकॉर्डिंग, क्योंकि नया नया बहुत सारे टर्म है जिसको ना आप पहली बार में, मुझे पता है कितना भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको शायद नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार ना कोई भी टर्म जो नहीं समझ में आया है, रिकॉर्डिंग में भेज ही देता हूँ लिंक, तो आप ना देख लीजिएगा। फिर उस चीज के ना थोड़ा बहुत ना गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा। बाकी तो जैसे मैंने जो भी बताया इस सब का हम लोग प्रैक्टिकल करने ही वाले हैं, तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है। बट अब एक बार आपने टाइम दे दिया है तो सीख ही जाओ, और वो जानते रहो, कोई पूछ ले आप, जैसे कि आज तक आप बताओ सर्च इंजन ही नहीं जानते थे आप लोग, अब वेबसाइट आप कैसे बोल सकते, किसी को बोल सकते थे कि आप वेब डेवलपर है या वेब डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, जब आप सर्च इंजन के बारे, क्योंकि सर्च इंजन के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, सर्च इंजन भी हमारी वेबसाइट दिखेगी, और हमें सर्च हम्म। इंजन ही कैसे काम करता है यही नहीं पता है, नहीं। तो हमने जो वर्ड बताया हम्म। था ना, क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, ये 3 वर्ड याद रखिएगा। कि गूगल सबसे पहले क्राउल करेगा हमारी वेबसाइट को, क्राउल वो हम्म। अपने से भी कर लेगा, और हम अपने वेबसाइट को होस्ट कर लेंगे तो, बट अगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गूगल को पता चले हमारी वेबसाइट के बारे में, तो हम गूगल को बताते हैं थ्रू गूगल कंसोल। गूगल कंसोल गूगल का प्रोडक्ट है, उसमें अगर हम अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर देंगे तो गूगल उसको बहुत जल्दी क्रॉल कर लेगा और फिर इंडेक्स कर लेगा, ठीक है। तो अगले दिन से ही हम बाई कीवर्ड अपने वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया। बाकी ये ना ये जो PPT है, PPT आपके वीडियो में है, तभी ट्राई करो वीडियो में से देख के पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास में इस PPT को मैं जब डिस्कस कर लूँगा तो मैं PPT भी भेज दूंगा, बाकी PPT भेजने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो हम लोग पेज बनाएंगे तो पेज में ये सारे चीजें ना हम लिख के दे देंगे, तो आपकी वेबसाइट पे ही सब कुछ हो जाएगा। तो PPT अलग से स्टोर करने की भी बाद में कितनी सारी PPT हो जाएगी, कोई आता नहीं है देखने, हम्म। नहीं। तो वेबसाइट में जो हमने ये सब लिखा है PPT में, वही वेबसाइट में बनाने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग टैग, ठीक है, एलिमेंट। चलो, आई थिंक 1.5 घंटा हो ही गया, कितना फास्ट किया आदमी, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और कोई क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ठीक है, बाय। ओके।